दोस्तों, आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी जो है जब 1947 के बंटवारे की बात की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। अब दोनों देश के अलग हो गए थे। कुछ भारत के रहने वाले पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान में रहने वाले भारत आ गए थे। ये उसी समय की कहानी है। ये कहानी भी एक पंजाबी कहानी है। पाकिस्तान वाले रहने की इजाजत नहीं देते तो पाकिस्तान के बाहर जो बसे हुए छोटे से गांव होते ना, उन गांव में रहने वाला परिवार, जैसे कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, ये उन्हीं लोगों की कहानी है। जो छोटे छोटे गांव होते हैं ना, भारत के बॉर्डर के पास, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, ये कहानी उन्हीं की कहानी है, पंजाब की कहानी है। लेकिन आज की पंजाब की कहानी नहीं, ये बंटवारे के बाद के पंजाब की कहानी है। प्यार तो लोग तब भी करते थे और करने के साथ साथ छुप छुप कर करते थे, डरते भी थे, दुनिया वालों को पता ना चल जाए। अब चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। अब देखिए, ये कहानी काल्पनिक है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं, ना पाकिस्तान वालों से ना ही भारत के लोगों से। ये सिर्फ एक कहानी है, इसका किसी भी देश से, किसी भी राज्य से, किसी भी व्यक्ति से लेना देना नहीं है। सब कुछ काल्पनिक है। वह अपने खुले बालों को तौली से झटक कर पानी निकाल रही थी। बालों से हल्की हल्की पानी की छींटें बौछार जैसे जमीन पर पड़ रहे थे। उसने पलटकर पूरे बालों को पीछा किया तो पाया कि उसका पीछे का कुर्ता एकदम भीग गया है। तभी उसकी नजर सामने घर की छत पर गई। वह दो आंखें उसे ही देख रही थी। उसने मुंह बनाकर आंखें दिखाकर जोर से बोला, क्या देख रहा है? कभी लड़की नहीं देखी? उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। आंखें निकाल लूंगी। वह लड़का डर कर सकपकाकर बोला, जी 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 जी, मैं कल ही रात इस मोहल्ले में आया हूँ, नया हूँ, कल से नहीं देखूंगा, माफ कर दो जी। उसकी डरी हुई आवाज से साफ लग रहा था कि वह सच में डर गया है। लड़की, क्या नाम है तेरा? लड़का, जी मेरा नाम हरपाल सिंह है। मैं पाकिस्तान के बाहर के एक छोटे से गांव में रहता था, वहां से आया हूँ। आप गुस्सा ना करें, इस मोहल्ले में रहने के तौर तरीके सीख लूंगा। ऐसा बोलकर उसने आंखें झुका ली, पर छुपी हुई निगाहों से, कनखियों से अभी भी वो उस लड़की को देख रहा था। लड़की, ठीक, तूने मेरा नाम क्यों नहीं पूछा? लड़का ऊपर देखता है, जी बता दें। लड़की, मेरा नाम लवली है। मैं ना अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे भाई बहुत गुस्से वाले हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बाबूजी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लड़का, जी अच्छा नाम है आपका। लड़की, मैंने तेरी तारीफ का अचार डालना है, अपने पास रख, मुंह बंद कर, अंदर जा। तभी नीचे से आवाज आती है, लवली नीचे आ, अभी आएगी या शाम कर देगी? वो हंसती हुई नीचे आती है और अपनी माँ से कहती है, हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी आए हैं। पाकिस्तान के बाहर एक छोटे से गांव में रहता था वो लड़का, वो आकर के रह रहा है। मैंने ना लड़के से ऐसे बात करी कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। माँ, तू बड़ी चौधरानी है सारे गांव की, जो सबको डांट लगाती रहती है, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम करती रहती है। क्यों किया ऐसा? ले जा दुकान पर टिफिन देकर आ तेरे बाबूजी को, बहुत देर हो गई है, तूफान मचा देंगे। लवली, इस घर में सभी मुझसे ही काम कराते हैं। लवली बड़बड़ाने लगती है, भाई को क्यों नहीं बोलती? माँ देख, देर हो गई है, तू ले जाएगी ना तो तेरे बाबूजी तुझे गुस्सा नहीं करेंगे, और छोटे को भेजूंगी तो उसे डांटेंगे, तो उससे प्यार जो बहुत करते हैं। भाई की मरम्मत करानी है क्या तुझे? लवली टिफिन लेकर दुकान पर आ जाती है। बाबूजी खाना खाइए। बाबूजी लवली के हाथ से टिफिन देखकर हंसते हैं और कहते हैं, तू क्यों लेकर आई? छोटे भाई को भेज देना था। लवली, अरे बाबूजी कोई बात नहीं, आप बहुत थक गए होंगे, बैठिए मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। बाबूजी जाकर हाथ मुंह धोते हैं और
खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और एक निवाला बनाकर लवली के मुंह में खिलाते हैं। लवली, बाबूजी तुसी खाओ, देर हो गई है, पेट दुख रहा होगा आपका। बाबूजी के मुंह में निवाला बनाकर खिला देती है। बाबूजी तू ना हो ना तो मेरा कोई ख्याल ही ना रखे। बाबूजी खाना खाने में मशरूफ हो जाते हैं। लवली अपने किस्से कहानी सुनाने लगती। बाबूजी वो सामने वो एक लड़का आया है और फिर से बाबूजी को भी वही कहानी सुनाती है। बाबूजी घर के सामने जो लड़का आया है, बाबूजी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ये ले तू घर डब्बा लेकर के जा। और बाबूजी खाना खा लेते हैं और डब्बा लवली को दे देते हैं। पता नहीं लवली को ना जाने हरपाल में क्या दिखा, क्या नजर आया। अब वे जब भी छत पर जाती उसे उन दो आंखों का इंतजार रहने लगा। पहले आंखों आंखों में इशारे होने लगे, नजरों से नजरें टकराने लगी, धीरे धीरे छुप छुप के मिलना जुलना शुरू हो गया। दोनों अपने आप में खोए रहते। छतों का प्यार अब परवान चढ़ने लगा। छुप छुप कर घर से बाहर भी मिलने लगे, कभी खेतों में मिलने लगे, कभी गांव में, कभी नहर के किनारे। प्यार अपनी पीगे बढ़ा रहा था। कहते भी है ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इधर लवली में काफी बदलाव आने लगा। लवली अब अपने घर में अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगी, भाभियों की मदद करने लगी। भाइयों से उसने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। बाबूजी के लिए टिफिन लेकर जाती, बड़े प्यार से उनको बैठाकर खिलाती और उनके खा लेने के बाद ही घर वापस आती। जब तक वो खाना खाते रहते तब तक पंखा चलती रहती। ऐसे करते हुए कई महीनों बीत जाते हैं। एक दिन बाबूजी नोटिस करते हैं कि लवली में बहुत बदलाव आया है। एक दिन जब लवली बाबूजी के टिफिन खत्म हो जाने के बाद चलने लगती है तो बाबूजी प्यार से उसे बैठाते हैं। पुत्र जी, कोई परेशानी है तेरे को? तू बहुत चुप चुप रहती है, कुछ कहती भी नहीं, आजकल इतना बातचीत भी नहीं करती। लवली कहती नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं है। बाबूजी कहते हैं पक्का कोई बात नहीं? वो कहती हाँ बाबूजी। घर में सभी लोग भी आजकल लवली से बहुत प्यार करने लगे, क्योंकि लवली अब सयानी हो गई है, किसी से लड़ती झगड़ती नहीं। माँ भी पिताजी से कहती है सुनो जी, लवली के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लो। बाबूजी हंसकर कहते हैं अरे पहले इसे खाना बनाना सिखाओ, थोड़ा बड़ा तो हो जाने दो। ऐसे ही मैं अपनी बेटी को किसी के घर नहीं भेज देता, अभी तो मेरा भी मन नहीं भरा उससे। माँ गुस्से से कहती है तुम्हारा बस चले तो बेटी को घर में ही बिठा लो, ऐसा प्यार नहीं करते, बेटियां तो वैसे ही पराए घर जाती हैं, एक ना एक दिन इसे भी जाना ही है। बाबूजी सोच में पड़ जाते हैं, लवली की माँ सच ही कह रही है। एक दिन बाबूजी ने देखा कि दुकान से निकलकर बाबूजी को खाना खिलाने के बाद लवली किसी लड़की के साथ कहीं चली जा रही है। बाबूजी लवली और उस का पीछा करते हैं, जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी कहाँ जा रही है उस लड़के के साथ। वो दोनों खेत पर जाते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब लवली टिफिन लेकर आई तो बाबूजी ने लवली से पूछा वो लड़का कौन था? तेरे साथ उसको बुला कर लाना, मुझे उससे बात करनी है। लवली ने अनजान बनते हुए कहा कि कौन सा लड़का बाबूजी? बाबूजी कहते हैं वही जो कल तेरे साथ था, तू उसके साथ खेत में बैठकर कैसे हंस हंस कर खुश होकर बात कर रही थी। मुझे पता है, मुझे सच बता, झूठ मत बोल, मुझे उससे मिलना है पुत्र, बुला के लाना। तू उस लड़के को पसंद करती है क्या? बाबूजी पूछते हैं। लवली सर झुकाकर हाँ बाबूजी कह देती है। अगले दिन लवली हरपाल को बाबूजी के पास लेकर आती है। हरपाल से मिलने के बाद बाबूजी को वह लड़का बहुत पसंद आता है। वो उससे कहते हैं तुम क्या करते हो? बताता है कि वो अकेला ही रहता है। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, अभी अभी नौकरी मिली नहीं है। बंटवारे में उसके माता पिताजी मारे गए। पाकिस्तान में माता पिता के मारे जाने के बाद मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया, यहाँ आकर रहने लगा। वहाँ मेरी यादें बहुत सारी हैं। मैं बहुत छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, उससे मेरा गुजारा हो जाता है, मेरा खर्चा भी निकल जाता है। बाबूजी कहते हैं कल से तू मेरी दुकान पर आ जाना, मैं तुझे अपनी दुकान पर रख रहा हूँ,
तुझे तो कोई ऐतराज नहीं पुत्र? हरपाल कहता है, नहीं जी बाबूजी, मैं तो जरूर काम करूंगा, कल से आ जाऊंगा। हरपाल का दुकान में काम करना तीनों भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तीनों भाई गुस्से वाले हैं, ये बात बाबूजी जानते हैं। पर तीनों भाई गुस्से वाले हैं, लेकिन बाबूजी से पूछ नहीं सकते, कह नहीं सकते कि इसको दुकान पर क्यों रखा। धीरे धीरे हरपाल बाबूजी की दुकान में काम करने लगता है और उनका विश्वास पात्र बन जाता है। ये बात लवली के भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वे किसी भी तरीके से उस लड़के को काम में ना रखना चाहते हैं और उसे निकालवाना चाहते हैं। तरह तरह के तिकड़मे लगाते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। अपनी लगन और मेहनत से हरपाल ने लवली के पिताजी का दिल जीत लिया। वो उस पर पूरा भरोसा करने लगे। कई बार पूरी दुकान छोड़कर चले जाते। वह ईमानदारी के साथ पूरी दुकान संभालता। इधर उसने पिताजी का दिल जीत लिया था, उधर लवली के दिल में भी हरपाल के प्रति प्रेम की जो लगन जगी थी वो हमेशा और बढ़ती जा रही है। दोनों का छुप छुप के मिलना जुलना जारी था। बाबूजी ने कभी भी लवली को हरपाल से मिलने के लिए मना नहीं किया। वे जानते थे सब कुछ, पर फिर भी वो चुप थे। एक दिन बाबूजी ने हरपाल को अपनी दुकान पर बुलाया और कहा, पुत्र तू अपना जितना भी सामान कुछ है ना समेट कर आ जा, दुकान पर आ जाना, मुझे बहुत जरूरी काम है। हरपाल अपना सारा सामान समेट कर बाबूजी की दुकान पर आ जाता है। इधर बाबूजी लवली से कहते हैं कि तू भी ना सब काम खत्म कर और दुकान पर आ जा, मुझे तुझसे कुछ काम है तेरे से। जब दोनों दुकान पर आ जाते हैं तो हरपाल दोनों को अपने साथ ले जाकर स्टेशन पर लेकर जाते हैं। बाबूजी हरपाल के हाथ में 2 ट्रेन के टिकट थमाते हैं और एक बड़ी सी पोटली हरपाल के हाथ में देते हुए कहते हैं, बेटा इसमें कुछ सोने के जेवर हैं, कुछ नगद है। तुम और लवली इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर कि इसके तीनों भाई इसे ढूंढ ना सके। मैं जानता हूं तुम लवली से बहुत प्यार करते हो और लवली तुमसे बहुत प्यार करती है, पर इसके तीनों भाई के रहते हुए मैं तुम दोनों की शादी नहीं करवा सकता। मुझे पता है तुम लवली को बहुत अच्छे से प्यार से रखोगे। मैं तुम्हारा भरोसा देख चुका हूँ और तुम्हें अच्छे से पहचान चुका हूँ। ये रुपए पैसे ज्वेलरी तुम दोनों को नई गृहस्थी बसाने में काम आएंगे। तुम लोग यहाँ पलट के हाल जानने के लिए, किसी से भी मिलने के लिए कभी भी मत आना। हरपाल, नहीं बाबूजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा करूंगा तो गलत बात होगी, बाकी घर के लोग क्या सोचेंगे। लवली के पिताजी आंखों में आंसू भर के कहते हैं, मैं तुम दोनों प्यार करने वालों को मिलाकर इसीलिए भेज रहा हूं ताकि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मुझे मालूम है ये तीनों भाई अपनी बहन की शादी होने नहीं देंगे, मार देंगे लवली को। इन भाइयों का गुस्सा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इन्हें बस अपनी इज्जत प्यारी है। ये इज्जत के लिए अपनी बहन को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुझे शायद पता नहीं कि जब मैं जवान था मैंने भी एक लड़की से प्यार किया था। मैं और वह लड़की भाग करके शादी करने वाले थे, लेकिन लड़की के परिवार वालों को जब पता चल गया उन्होंने अपनी ही बहन का खून कर दिया। ये जो लवली की माँ है, ये मैंने अपने पिता की मर्जी से शादी की है। मैं ये सब जानता हूँ। मैं अपने सीने पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। यह प्रेम नहीं खत्म हो जाए। मैंने तुम्हारी आंखों में अपनी बेटी के लिए जो प्रेम देखा है, समझा है। लवली भी तुझसे बहुत प्यार करती है। कभी भी कुछ हो जाए तुम वापस नहीं आओगे, मुझसे वादा करो। मेरे मरने की खबर में भी नहीं। अखबार पढ़ते रहना, मेरे बारे में तुम्हें सब समाचार मिल जाएगा। तुम जहां भी रहोगे मैं जानता हूं खुश रहोगे। लवली की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हरपाल लवली दोनों उनके गले लग जाते हैं। बाबूजी दोनों को आशीर्वाद दे करके ट्रेन में बैठाकर विदा कर देते हैं। इधर बाबूजी जब घर आते तो देखते हैं सब लोग लवली को ढूंढ रहे हैं, पर बाबूजी से लवली के बारे में कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। उल्टे बाबूजी सबको डांट फटकार लगाकर कहते हैं, जाओ जाकर अपनी बहन को ढूंढो। कैसे नालायक भाई हो, 3 के होते हुए उनकी बहन कहीं चली गई और तुम लोग अपनी बहन को नहीं ढूंढ रहे हो, उल्टे मुझसे पूछ रहे हो। और
उन तीनों को काम पर लगा देते। इधर बाबूजी लवली के जाने से काफी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। सारे परिवार के लोग बाबूजी की देखभाल करने लग जाते हैं, डॉक्टरों को बुलाया जाता है और बहुत इलाज कराया जाता है, पर बाबूजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब बचेंगे नहीं। तो लवली के पिताजी कहते हैं, अपने तीनों बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं अब बचूंगा नहीं, पर मेरी अंतिम इच्छा है वो जो तुम तीनों अब दुकान संभालना, आपस में हिल मिल कर रहना, लड़ना झगड़ना नहीं, अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं तो जाने वाला हूँ, अब ये दुकान तुम्हें ही संभालनी है। बेटे रोने लगते। बड़ा बेटा कहता है कि आप ठीक हो जाओगे बाबूजी। बाबूजी कहते, मेरे प्यारे बेटो, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना। मरने के बाद मेरे मरने की खबर तस्वीर के साथ पेपर में जरूर छपवा देना, अखबार में जरूर छपवा देना। ये मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करना। कुछ ही घंटों के बाद बाबूजी का देहांत हो जाता है। बाबूजी की यह इच्छा इसलिए रखी थी उन्होंने, ताकि उनके बेटी को पता चल जाए कि वो अब नहीं रहे, तो वह अगर आती भी है तो वह फिर बचेगी नहीं। बाबूजी अपने प्रेम को जिंदा नहीं रख पाए थे, पर उन्होंने अपनी बेटी के प्रेम को जिंदा रखा और उसे जीने का मौका दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? देखिए, ये कहानी काल्पनिक है, हो सकता है किसी को अच्छी लगे या किसी को ना अच्छी लगे। मुझे धैर्यतापूर्वक